नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 31 मार्च। ये हमारा मार्च का लास्ट महीना, लास्ट डे आज का। तो इसके करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है हमारा कास्ट से जुड़ा हुआ सेंसस। कास्ट से सेंसस ऑक्कस की डीन ओडी आल्चेराम पाटन, ये क्या चीज है इसका सिद्धांत अभी समझेंगे। उसके बाद मारबर्ग का वायरस डिजीज, गगनयान और क्रिस्प ऐप। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं सबसे पहला हमारा फर्स्ट जो है आर्टिकल में फर्स्ट क्या है। देखिए, सबसे पहली चीज तो बिहार जो है वो अभी यहाँ पर कास्ट सर्वे के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर जो आप जानते हैं कि बिहार जो है कास्ट सर्वे को कंडक्ट कर रहा है। तो अगर कास्ट सर्वे यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है तो सब लोगों को यहाँ पर ये है कि अब डेटा कहाँ से आएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि सेंसस जनगणना जो है एक काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, जिसके अंदर पूरी की पूरी 10 वर्षों के बीच में जो भी उनकी व्यक्तियों की जितनी भी जनसांख्यिकी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक डेटा है, उस सबको एक साथ इकट्ठा किया जाता है। और ये सब काम करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? रजिस्ट्रार ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, जो कि सारा का सारा एक साथ ही यहाँ पर जो है वो कंडक्ट किया जाता है। अब इसमें बताए कास्ट सेंसस क्या है। कास्ट सेंसस एक अलग सा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग कास्ट वाइज जो है सेंसस को इकट्ठा करते हैं, कास्ट वाइज सारी चीजें लिखते हैं। जैसे कि 1951 से 2011 तक जो भी सेंसस है यहाँ पर, उन्होंने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जुड़ी हुई, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, सबसे जुड़ा हुआ डेटा इकट्ठा करना शुरू किया। ठीक है, अब ओबीसी और बाकी क्लासेस का नहीं हुआ था इसके अंदर। तो यहां से शुरू हुई कि भाई कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए। और अगर सबसे पहली बात मैं बात करूं कि सेंसस कब कंडक्ट हुआ, तो 1872 में हुआ था। उसके बाद से 1881 के बाद सेंसस शुरू होते गए। तो अब यहाँ पर धीरे धीरे करते करते सेंसस की डिमांड जो है वो कास्ट बेस्ड सेंसस, उसके ऊपर डिमांड शुरू हुई। तो बिहार के अंदर इसके ऊपर जो है डेटा एक बात हुई है कि इस पे कंडक्ट किया जाएगा, जिससे क्या होगा ना कि, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जॉब्स में और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में बहुत जगह पर सीट्स का रिजर्वेशन होता है। तो 97% जो है सीट्स इसके लिए रिजर्व्ड होती है। तो वो सबकी जरूरत होती है कि हम एक साथ इकट्ठा करें, ओबीसी कम्युनिटीज के लिए भी, जो भी उसके अंदर भी अगर कोई कास्ट है तो उसको भी यहाँ पर रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाए। तो इस तरीके से बहुत सारी ओबीसी कम्युनिटीज जो है उनका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रह जाता है। तो हमें जरूरत है कि हम उसको एक साथ जो है आंकड़े उसके तैयार करें। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कास्ट बेस्ड सेंसस की जरूरत है क्यों, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि ये क्यों जरूरत है इस चीज की। तो सबसे पहली चीज इसकी जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें एक पूरा एक जो है आप कह लीजिए कि एक प्रॉपरली तर्क वाइज सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमें मिलती जाएंगी, जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो किस तरीके से काम है, रिजर्वेशन जो है वो कैसे बेनिफिट किया है। और जो भी हमारी स्कीम्स है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कास्ट बेस्ड स्कीम्स भी बहुत सारी आती हैं, तो वो स्कीम्स को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जब तक हमारे पास डेटा ही नहीं होगा तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगी। उसके लिए हमें जो है वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर जो है जरूरत होती है, समझ रहे हैं सब लोग। तो इस तरीके से ये पूरा एक जो है जरूर, मतलब मैं भी ऐसा मानती हूँ कि कभी कभी जो है हमें इस चीज की जरूरत होती है। हमें अगर ये चीज का प्रॉपर मिल जाएगा तो अपने को बहुत इस चीज का बेनिफिट होता है कि कौन सी स्कीम कहाँ पे जा रही है, किस तरीके से जा रही है, वो पूरा हमें यहाँ पर नॉलेज जो है वो एक प्रॉपर एक्सटेंसिव वे में हमें पूरी नॉलेज मिल जाती है। उसे हम कहते हैं कास्ट बेस्ड सेंसस। और साथ ही साथ इससे कौन सी स्कीम जो है कौन सी कम्युनिटी के लिए होनी चाहिए वो पता चलता था। जैसे कि अभी क्या है कि अभी ये बहुत डिमांड थी कि ओबीसी की रिजर्वेशन जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, और जाट, कापूस, पाटीदार, मराठा, इन सबको जो है ओबीसी की कैटेगरी में इंक्लूड करना चाहिए। तो यहाँ पर कास्ट बेस्ड सेंसस होगा ना, तो एक्चुअल पिक्चर या रियल पिक्चर जो है वो हमारे सामने आती रहेगी।
और साथ ही साथ यहाँ पर आर्टिकल 340 भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का यही बात कहता है कि कमीशन बिठाई जानी चाहिए जो बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ी हुई सारी चीजों को हमारे तक लेकर के आए और पूरा एक क्लियर पिक्चर हमें प्रोवाइड करे। तो वो क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करने के लिए हमें इस चीज की जरूरत है। बाकी देखिए, कास्ट बेस्ड सेंसस से जुड़े हुए हमारे पास बहुत ज्यादा चिंताएं भी हैं, जैसे कि क्या है, संविधान और सामाजिक सुधार के आंदोलन है। बहुत लंबे समय से जाति के उन्मूलन की आकांक्षा की जाती है। और अगर जातियों की गणना गणना करोगे तो यहाँ पर जातिगत पहचान जो है वो ज्यादा सुदृढ़ हो जाएगी, जो हम, जबकि हम क्या चाहते हैं कि कैसी सोसाइटी होनी चाहिए, कास्ट लेस सोसाइटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं सभी लोग इस चीज को। और आगे के समय में यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक, अगर मान लीजिए पूरा एक कास्ट बेस्ड सेंसस कराते हैं तो ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्शियल भी और बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है ये वाला, है ना। टाइम भी तो कितना लग सकता है ना इस चीज के लिए, तो यही प्रोसेस है कि टाइम टेकिंग भी बहुत ज्यादा है। तो वही आप इसको याद रखिएगा, इस तरीके से जो है कास्ट बेस्ड सेंसस आगे के टाइम पीरियड में हो सकता है यहाँ पर जो है कंडक्ट किया जाए, लेकिन अभी वो एक डेटा इकट्ठा करना, सारी चीजें इकट्ठा करना, इट विल टेक मच मोर टाइम। बढ़ते हैं हमारे आज के सेकंड आर्टिकल की तरफ। इससे पहले आप थोड़ा सा ये एक तो है डेटा देख लीजिए। 2011 में जब कास्ट सेंसस करवाया गया था तो टोटल यहाँ पर 24.39 हाउस होल्ड से, जिसमें कोई अडल्ट मेंबर, ये सब डेटा जो है वो इन्फॉर्म किया गया था। ठीक है। अब यहाँ पर आता है सेकंड टॉपिक जो है ऑक्कस के ऊपर। ऑक्कस डील आप सभी जानते हैं, जो कि किस किस के बीच में डील हुई थी। यहाँ पे ये डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच में। और यहाँ पर ये बोला गया है कि ऑक्कस डील में कि अब हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच में ही यहाँ पर जो सबमरीन्स का डेवलपमेंट है वो करेंगे, और किसी चौथे देश को यहाँ पर हम जो जानने के लिए बिल्कुल इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। 2021 में इसकी जो है वो एक तरीके से अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें ये बोला गया था कि यूके और यूएस से जो है वो असिस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि ऑकस का मतलब ही यही है, ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस असिस्ट करेंगे ताकि वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन, ठीक है, परमाणु से चलने वाली पनडुब्बी, क्योंकि आपने अगर ऑस्ट्रेलिया का आपने मैप देखा है तो वो पूरा पानी में है, तो उनको जरूरत है कि अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें। तो यहाँ पर जो है ये एक तरीके से एक बहुत बड़ा डील, और ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे साइन किया गया है, क्योंकि इसमें ऑस्ट्रेलिया के पास पहली बार न्यूक्लियर पावर सबमरीन बन जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेवंथ ऐसा कंट्री बन जाएगा वर्ल्ड में जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन है। ठीक है। और ऑलरेडी इंडिया के पास भी है ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जो है वो अमेरिका से और ज्यादा मिसाइल्स भी परचेज करेगा, जिसके बाद उनके बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं वो भी डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी, बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो ऑकस इसीलिए इंपॉर्टेंट होने वाली, ताकि प्रॉपरली अमेरिका और यूके, यूएस, इन सब के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जो एक तरीके से पैक्ट्स हैं वो और ज्यादा इंप्रूव किए जाए। तो ऑकस जो है वो काफी बड़ा एक प्लेटफॉर्म इसके लिए तैयार हुआ है। लेकिन इससे क्या हुआ था, जब ये हुआ ऑकस, तो फ्रांस के साथ रिलेशन खराब हुए। अब क्यों हुए फ्रांस के साथ रिलेशन खराब, क्योंकि फ्रांस जो है ना वो यहाँ पर एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया ने पहले फ्रांस के साथ डील साइन करी थी। ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया ने यूके, यूएस के साथ डील साइन कर ली, तो फ्रांस वाले डील को उन्होंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो ये एक प्रॉब्लम दोनों के बीच में आई थी, और फ्रांस का तो 50 ईयर्स का यहाँ पर एंगेजमेंट था वो यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है। और यूरोपियन यूनियन भी इस चीज से काफी ज्यादा खफा है, क्योंकि अगर उन्होंने लेफ्ट आउट कर दिया ऑकस डील ने, तो यूरोपियन यूनियन ने भी इस चीज को यहाँ पर बताया था कि हमें इस चीज के अग्रीमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और ये इस तरीके की चीजें हुई हैं। ठीक है। अब मैं ऑकस और इंडिया की स्पेशली बात करूं, तो ऑकस और इंडिया में न्यू दिल्ली जो है उनको जो है, दिल्ली जो है मतलब यहाँ पर उनको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, मतलब इंडिया को यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बीआरआई है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, ये सारी चीजें जो है वो ऑकस से काफी ज्यादा प्रभावित होंगी ही होंगी, क्योंकि चाइना के जो ये पूरे एक मंसूबे हैं, या चाइना जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जो चाइना आगे करना चाह रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास ये एक तरीका हो सकता है। समझ रहे हैं। उसको स्टॉप करने के लिए हमारे पास ये एक तरीका है कि हम उसको किस तरीके से इसमें कुछ ना कुछ उसके अंदर हम लोग जो है वो स्टॉप करने के लिए तैयारी कर सकते हैं। समझ रहे हैं। तो आगे के टाइम पीरियड में भी मैं कहूंगी कि यही चीज है कि इंडिया को भी यहाँ पर ऑकस और बाकी जितने भी ये की पार्टनर्स हैं उनके साथ ज्यादा बेटर रिलेशन करने के लिए
ब्रिक्स हो गया, क्वाड हो गया, ऐसे सब चीजों में हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसका एक प्रॉपर एक पैरामीटर देखो तो ये जरूरत है, और इसको बढ़ावा ही देना है पड़ेगा। अगर बिना बढ़ावा दिए आगे बढ़ेंगे तो चीजें जो है डेफिनेटली एंड डेफिनेटली यहाँ पर खराब होंगी ही होंगी। तो यहाँ पे वही कोशिश है, पूरी तरीके से यहाँ पे यही कोशिश की गई है कि इसको बढ़ावा दे, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो इससे जो है सीधा सीधा यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, तो इसको भी आप अपने एक तो याद रखिएगा, इससे भी डायरेक्टली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे सीधा सीधा आपके सवाल बनेंगे, इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड। अब ये एक अलग सी टर्म है जो आपने मतलब बहुत कम सुनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है, जिसका नाम है ऑडी अल्ट्रम पोर्टम का सिद्धांत। अब इसमें होता क्या, ऑडी अल्ट्रम पोर्टम, इसमें क्या होता है, ये रिजर्व बैंक और सुप्रीम कोर्ट दोनों मिल करके यहाँ पर इस चीज को है वो स्टार्ट किए हैं। अब ये है क्या चीज, पहले ये समझते हैं। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ऑडी ये वो वाली कार का नाम नहीं है, ठीक है, ऑडी ये कार नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है जिसमें क्या होता है, दूसरे पक्ष को सुनना। कि भाई ऐसी बात है कि दोनों पक्ष जो है ना हमारे, उनको सुनना है। ऐसा नहीं कि एक पक्ष के बिहाफ पर आपने डिसीजन सुना दिया और जो बता दिया वो फाइनल हो गया। ऐसा नहीं होता है, दोनों पक्षों के बिहाफ पर डिसीजन को जो है वो सुनना पड़ेगा। ठीक है भाई, दोनों पक्ष जो बता रहे हैं, दोनों पक्ष जो कह रहे हैं, उसको पूरे को सुनना पड़ेगा, पूरी बात यहाँ पे करनी होगी। तो हर एक पार्टी को जो भी वहां पे पहुंच रही है, हर एक पार्टी को यहाँ पे ये होना चाहिए कि वो पूरी पूरी बात को यहाँ पर सुने, दोनों। ताकि इससे क्या होगा ना, देखो अगर एक की बात सुन के खत्म कर दोगे तो बताओ ये तो गलत हो गया ना। दोनों बातों को सुनोगे तो ये पता चलेगा ना कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, दोनों की बातें सुनकर के यहाँ पर समझना। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि आप नोटिस भी देते हो, जब कोई एक्शन देता है तो आप पहले नोटिस दोगे, एक्सप्लेनेशन मांगोगे। ठीक है, इसके अंदर आपको पहले नोटिस देना होगा, जो भी चार्जेस हुए हैं उसको सुनना होगा, सुनवाई करनी होगी, दोनों को टाइम देना पड़ेगा, ताकि किसी एक का डिसीजन लेकर के उस पर फाइनल डिसीजन हो जाए, इनवैलिड सी चीज ना लगे ना। इनवैलिड समझते हैं कि भाई गलत तरीके से एक को यहाँ पर फायदा हो गया, दूसरे को फायदा नहीं हुआ, तो वो यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा ना कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से सीधा सीधा सवाल यहाँ पर पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं सभी लोग। तो इसको आपको ऐसे ही याद करना है, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना यहाँ पर, जो इसके कंपोनेंट्स है, जो इसके पॉइंट है, जैसा है, आपसे सवाल भी कुछ इसी प्रकार से ही किए जाते हैं। सवाल भी आता है ना तो वो सीधा सीधा ऐसे ही बनता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो वो ऐसा ही क्वेश्चन होता है, और बहुत ही घुमा फिरा के कई बार पूछ लिया जाता है। समझ रहे हैं सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है ना कि आपको एक पर्सन अपना केस यहाँ पे प्रेजेंट करेगा तो हर एक व्यक्ति को लीगल असिस्टेंस भी मिल सकती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें होती है, बस एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन इसमें कुछ खास है नहीं, बस वही है कि कभी कोई ऐसी ऐसी चीज आ गई जब आप कोई आपातकालीन या फिर ऐसे गोपनीयता बना के रखनी है, सिर्फ उसी ही केस में इसको स्टॉप किया जा सकता है, वरना इसको स्टॉप करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, पूरे एक सिद्धांत कह लो या इस तरीके से कह लो, सीधा पूछा जा सकता है। लर्न हो जाएगा सब लोगों को यहाँ तक। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मार्बर्ग वायरस डिजीज, अभी तांजानिया में इस वायरस ने बहुत से लोगों की जान ली है, तो है क्या ये चीज। मार्बर्ग वायरस डिजीज एक तरीके का बुखार है, फीवर होता है। ठीक है, मार्बर्ग और इबोला वायरस, वही सुना है ना, इबोला वायरस, ये उसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिलो वायरस से। तो यहाँ से ये जो है वायरस निकल करके आता है, और ये वायरस जो है यहाँ पर अलग अलग, दोनों का अलग अलग है लेकिन ऑलमोस्ट सब सिमिलर होता है। 1967 में इसको मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट जो है जर्मनी का, वहां पे देखा गया था, इसलिए तब से नाम इसका मार्बर्ग वायरस हो गया। जिसमें हाई फीवर, बहुत ज्यादा तेज सर दर्द का होना, ठीक है, मसल एक होना, डायरिया, क्रैम्पिंग होना। आप लोग कहोगे ये तो हमें यार रोज ही हो रहा होता है ना, ऐसा नहीं लगता है, ये तो रोज ही हो रहा होता है हम लोगों को। तो वही चीज है, ये भी थोड़ा सा एक तरीके से वही वायरस है, कोविड जैसा ही है। इसका ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है, ये ट्रांसमिशन जो है, जैसे ऐसे लोग जो बहुत टाइम पीरियड तक खान में या गुफाओं में रहते हैं, वहां पे संक्रमण जो है उसके संपर्क में आने की वजह से ये संक्रमित हो जाते हैं। तो ये एक इसका कारण हो सकता है, ठीक है ना। तो एक ये भी याद रखिएगा। और
मार्बर्ग जो है वो ह्यूमन से ह्यूमन जो है वो बिल्कुल फैलता जाता है, चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट हो या ना हो, ह्यूमन टू ह्यूमन इसको फैल जाता है। हेल्थ केयर वर्कर्स को काफी ज्यादा इस चीज से नुकसान झेलने को देखा जाता है। ठीक है, कोई इंजेक्शन लगा दी या कोई ऐसी स्टिक यूज कर ली, तो इस तरीके से भी इन्फेक्शन जो है वो फैलता जाता है। बाकी इसकी रोकथाम के क्या चीज हो सकती है कि भाई वही है कि जब भी कभी ऐसा कोई पर्सन जो केव वगैरह में काम कर रहा है तो उसको प्रॉपर ग्लव्स मिलने चाहिए। होता है ना, मास्क मिल जाए, ग्लव मिल जाए, तो इस तरीके की अगर ये सब चीजें हो जाएंगी ना तो नुकसान नहीं होता है, दूसरे लोगों को नहीं फैलती हैं चीजें, क्योंकि दूसरे लोगों को अगर फैलेंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज्यादा नुकसान करती है ना भाई। तो एक ये भी याद रखिएगा। तो वायरस है, नाम याद रखिएगा, इसको कहाँ पे देखा गया ये सब पूछा जाता है। ये आप देखो इसकी पिक्चर, तो इस तरीके से कैसे भी करके हमारे में फैल सकता है, किसी बैट के थ्रू हो सकता है, ठीक है, किसी इन्फेक्टेड नीडल की वजह से हो सकता है। और फिर ये हमारी बॉडी में जो है ये सब चीजें जो है वो कॉज करता है, चाहे पेनक्रियास, किडनी, एडिमा, माइटोसाइसिस, लिम्फ नोड्स, कहीं पर भी जाकर के ये प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है गगनयान। अब यहाँ पर गगनयान के लिए प्रॉपर्टी लोगों को चूज कर लिया गया है। मैंने आप लोगों को गगनयान, आदित्य L1 मिशन कई बार इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो मिशन है ना, आदित्य L1 मिशन, गगनयान मिशन, ये काफी ज्यादा जो है वो चल रही है। ठीक है, तो अब क्या है इस तरीके से कि यहाँ पर पूरे में गगनयान मिशन इंडिया ने स्टार्ट किया हुआ है ना। यहाँ पर जो भी लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर इसको प्लेस किया जाएगा, गगनयान मिशन को, जो कि यहाँ पर टोटल 3 मेंबर्स को लेकर के जाएंगे 400 किलोमीटर 3 दिन के मिशन में, और इंडिया के सी वाटर में वापस उनको लैंड करवाया जाएगा। अभी तक का जो प्लान है वो कुछ इस तरीके का है। अब इसके बेनिफिट्स क्या मिल सकते हैं इस प्लान में, तो वही है कि पहले पूरा सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर किया जा सकता है, और मतलब अंतरिक्ष में जाना, वापस आना, पूरा यहाँ पर एक अपनी जान जोखिम में जाना, तो ये एक बहुत बड़े लेवल की एक चीज है। और साथ ही साथ ऑब्वियसली बात है, जब जैसे 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 चीजें पता चलेंगी, खुलती जाएंगी, तो काफी नई नई जानकारी भी साथ साथ मिलती जाती है। तो वो सारी चीजें जो है इसी के अंदर पता चलती जाएंगी, समझ में आता जाएगा यहाँ पर, और धीरे धीरे करते करते यहाँ पर जो चीजें हैं वो बढ़ती जाएंगी और पता चलता जाएगा। तो वही है कि इसमें एकेडमिक और इंडस्ट्री के बीच में पार्टनरशिप भी इंक्रीज होगी, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। याद देखिए गगनयान मिशन यहाँ पर, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है पर याद जरूर रखिएगा कितने क्रू मेंबर्स जा रहे हैं। और ये जो है GSLV MK3 को लेकर के जाएगा। इसरो इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया है, 3 एस्ट्रोनॉट 7 डेज स्पेस में। ठीक है, इस तरीके की चीजें जो है वो आपसे पूछी जाती है एग्जाम में। एक्चुअली जो क्वेश्चन बनता है ना वो भी इसी टाइप का बनता है, क्वेश्चन क्वेश्चन आता ही कुछ इसी प्रकार का है, समझ रहे सब लोग। तो ऐसा इसको लर्न कर लीजिए, इस पूरे को रट लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिस हो जाएंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ बस यहाँ पर आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट किसी भी स्टूडेंट का मिस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले की क्लासेस में बताया हुआ है कि आदित्य L1 मिशन भी है एक जो चल रहा है। आदित्य वर्ड याद कर लो, सन से जुड़ा हुआ है, ये भी है। अभी एक और मिशन निसार चल रहा है। निसार क्या है, इंडिया और नासा की जॉइंट वेंचर है। एन से यहाँ पर है नासा, आई से है इसरो, सार का मतलब क्या है, सिंथेटिक एपर्चर रेडार। इस तरीके से मिशन को जो है वो स्टार्ट किया गया, तो ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। समझ रहे हैं सभी लोग इस चीज के लिए। तो ये आप लोगों से डायरेक्टली क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है भाई, हो जाएगा सबको लर्न। चलिए लास्ट आर्टिकल की तरफ आज के बढ़ते हैं, वो है क्रिप्स ऐप। क्रिस्प ऐप जो है क्या है, क्रिस्प पता मतलब क्या होता है, बहुत ही क्रिस्पी, जैसे हम बिस्किट्स खाते हैं ना कभी, बहुत ही ज्यादा मजा आ जाता है खा के उसको, तो वो एक क्रिस्पी एक होता है वो नेचर। तो यहाँ पर एक क्रिस्पी का क्या अर्थ है, देखिए यहाँ पर क्रिस्पी का सीधा सीधा मीनिंग है रबड़ बोर्ड की ऐप बनाई गई है जिसमें रबड़ के सॉल्यूशन दिए जाएंगे। जैसे कोयले के ऊपर बनाई थी, कोयले के ऊपर एक ऐप बनाई थी जिसका नाम है खनन ऐप। कोयले के ऊपर ऐसी एक क्रिस्प ऐप है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव रबर इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म, जो कि रबर इंस्टीट्यूट ने केरल, क्योंकि केरला के अंदर ही इसके हेडक्वार्टर्स है। कहाँ पर है इसकी हेडक्वार्टर्स केरला में, कोट्टायम। कोट्टायम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, इसकी वजह से यहाँ पर इसको वहीं पर ही रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने प्रॉपरली इसके ऊपर एक क्रिस्प ऐप बनाई है।
अगर मैं रबड़ की बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा रबड़ हमें कहाँ पे मिलता है, केरल के अंदर। और जो रबड़ है वो किस पॉलीमर से मिलके बना होता है, आइसोप्रीन से बना होता है। रबड़ को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, रेनफॉल चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, सॉइल चाहिए, राइट। रेनफॉल कैसी चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर, जैसे ही कॉटन के लिए भी चाहिए, ठीक है, मोर देन चाहिए। उसके अलावा टेम्परेचर कैसा चाहिए, 25 डिग्री से ऊपर। सॉइल कैसी चाहिए, काफी अच्छी जल निकासी वाली, बढ़िया जल निकासी वाली सॉइल की इसके लिए जरूरत होती है। उसके बाद मैं बात करूं तो इसमें और हमें क्या क्या चीजें चाहिए, एरिया की मैं बात करूं स्पेशली तो भाई इंडिया के अंदर जो है सबसे ज्यादा इसको तमिलनाडु, कन्याकुमारी, केरल में ज्यादा ग्रो किया जाता है। और अगर ऐसे एरिया की बात करूं जहाँ पे ज्यादा अमाउंट में ग्रो नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं ग्रो होता, तो वो भी है हमारे पास, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, ये भी कुछ हमारे पास रीजन है। तो इस तरीके से जो है ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी आप लोगों को लर्न करने हैं, जितने भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, जितना भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फैक्ट। आप इसी के साथ साथ जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेन चैनल है, वहां पे वीकली करंट अफेयर्स भी आते हैं, उसको भी आप साथ साथ पढ़ेंगे। वीकली करंट अफेयर, ये डेली वाले करंट अफेयर, और एक आते हैं मंथली करंट अफेयर। आप अगर इतना करके जा रहे हैं ना, तो 110% आपका क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा एग्जाम में, क्योंकि तीन चीजें आप पढ़ के जा रहे हो, तो कोई चांस नहीं बनता कि कोई क्वेश्चन आपका छूट जाए, सारा कुछ ही कवर हो जाएगा उसमें, है ना। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन अब कवर अप हो जाएंगे, जैसे जैसे आप ये सब पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे आपके सारे क्वेश्चन अब कवर अप होते जाते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं सब लोग यहाँ पर। इस तरीके से आपसे जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है, इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर, पूरा पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और इस तरीके से बढ़ते हैं आगे हम लोग। आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो है काजीरंगा का नेशनल पार्क। देखिए, काजीरंगा का जो नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे लोकेटेड है, पहली बात तो मैं बता दूं, ये असम में लोकेटेड है। बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, ठीक है, जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है कभी ना कभी न्यूज में रहता है, क्योंकि देखो कभी कभी ना, आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ न्यूज में रहती हैं चीजें। तो वो आप ऐसा है कि आप उनको जो स्टैटिक है ना उसमें पढ़ के जाइए उसको। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है एक ऐसी जगह है जो वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस की पॉपुलेशन वहां पे रहती है। वन हॉर्न राइनोसिरोस समझते हैं, एक सिंग वाले जो राइनोस होते हैं, एक सिंग होता है ना जिनके, वो राइनोस काफी बड़े, काफी हैवी से होते हैं। तो वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर, करीब करीब 1641 राइनोस हैं वहां पर जो रहते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जितने राइनोस है उसकी एक तिहाई पॉपुलेशन तो सिर्फ काजीरंगा में ही रहती है। एक तिहाई भी नहीं कहूँ मैं, दो तिहाई कह लूँ, ठीक है भाई। तो ये जो है एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है। यूनेस्को ने इसको यहाँ पर लोकेट किया हुआ है। ये नावगांव गोलाघाट एरिया जो है वहां पे लोकेटेड है। और टाइगर रिजर्व भी इसको बना दिया गया। इसको टाइगर रिजर्व 2006 में डिक्लेयर किया गया था। काफी सारे एलिफेंट्स यहाँ पे भी रहते हैं। देखो वैसे एलिफेंट तो साउथ में भी रहते हैं, बट यहाँ पे भी काफी सारे एलिफेंट्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क काफी ज्यादा न्यूज में रहता है, कभी ना किसी टॉपिक की वजह से। और साथ ही साथ ये जो नेशनल पार्क है ना, इसके पास जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो फ्लो करती है। प्रॉपर रिवर फ्लो नहीं करती, पर उसके आसपास से निकलती है। अगर मैं बात करूं कि इस पार्क के अंदर, जो नेशनल पार्क है ये वाला, विद इन द पार्क कौन से रिवर फ्लो करती है, तो देखो दो हैं, वो है दीफलू और मोरा धानसिरी। ये रिवर्स फ्लो करती हैं, जहाँ पे आपको अच्छी खासी अमाउंट में सॉइल भी मिलेगी। और मतलब एक तरीके से आप कह लो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, समझ रहे हैं सब लोग इस चीज को। ये आप लोगों से सवाल किया जा सकते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, हो जाएगा सब लोगों से। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, क्वेश्चन की तरफ। इसमें सारे स्टेटमेंट जो आपकी ठीक लिखी हुई है। नेक्स्ट है डे लाइट सेविंग टाइम।
अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आया था, समझ लेते हैं इसको क्या चीज है ये। तो देखिए, डे लाइट सेविंग, लाइट का मतलब क्या होता है कि, या फिर टाइम, या फिर लाइट भी कहते हैं कई बार इसको, ये ना यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछती है। ठीक है, इसे डीएसटी कहते हैं, बहुत कॉमन सा एक टर्म है, जिसमें 1 घंटा जो है स्प्रिंग के टाइम पीरियड में 1 घंटा क्लॉक को आगे बढ़ा दो, और ऑटम के समय में 1 घंटा टाइम को कम कर। ठीक है, देखो भाई, यहाँ समझो, ये कैसी प्रैक्टिस होती है जिसमें गर्मियों के दौरान आप घड़ी का जो मानक समय है उसको 1 घंटा आगे कर देते हो, और अगर कभी शरद ऋतु आती है तो फिर से उसको सेट कर देते हो वापस, जो उसका एक्चुअल टाइम होता है वहीं पर ही। ये नदर्न हेमिस्फेयर में किया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में कम। और ये क्या होता है ना, इसे आप नेचुरल डे लाइट को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसको सबसे पहली बार जो है एक पर्सन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1784 में इस व्यक्ति ने पहली बार इसको सजेस्ट किया था, जिसमें हम, जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से मेरा क्या मतलब है, उत्तरी गोलार्ध, ये है इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर का जो रीजन है पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो कि ट्रॉपिकल रीजन में भी आता है। यहाँ पर जब भी कोई मार्च का टाइम है, जैसे अभी मार्च खत्म हो रहा है, लेट मार्च हो गया, और अप्रैल का जो पूरा समय है, इस मंथ में 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वापस ठीक कर दिया जाता है उसको। उससे क्या होता है ना कि आपको एक लॉन्गर इवनिंग मिलनी शुरू हो जाती है, और हर काम जो है 1 घंटे पहले कंप्लीट हो जाता है, एनर्जी भी सेव हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं डे लाइट कॉन्सेप्ट, डे लाइट सेविंग टाइम। तो का मतलब यही है कि डे लाइट को जो है वो हम यहाँ पर सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो इसको लर्न हो जाएगा सब लोगों को, इसको आप लोग लिख लीजिए। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कब इसको बढ़ाया जाता है, कब इसको कम किया जा सकता है। तो अभी ये न्यूज में है क्योंकि मार्च का टाइम पीरियड चल रहा है और मार्च में ये चीज की जाती है, इसलिए ये न्यूज में है। तो मैं आपको ये कहूंगी कि बिल्कुल आप इसको कर लीजिए, और एक्स्ट्रा इसको कर दिया गया है। और ये अभी तक जो बात की गई है उसके हिसाब से नवंबर 5 2023 तक यही टाइम चलेगा, नॉर्थ वाले रीजन में। ठीक है, नवंबर 5 2023 तक ये किया जाएगा। ठीक है भाई, लर्न हो जाएगा सब लोगों को ये। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंक्लूडिंग क्वेश्चन। आप लोग ये कंप्लीट करो, लिख लीजिए सारा कुछ यहाँ तक, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्या होता है, किस में कितना बढ़ा दिया जाता है, किस में कितना कम कर दिया जाता है। तो लर्न तो हो ही जाएगा। ठीक है, और कंप्लीट कर लो इनको, लर्न भी कर लो साथ साथ। अब लर्न करते रहोगे साथ साथ तो वही है ना कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, साथ साथ लर्न करने का बहुत बेनिफिट होता है। तो मैं यही आपको सबको बोलूंगी कि जो भी आप में से स्टूडेंट जो है पढ़ाई, सब कोई सभी पढ़ाई करने ही आया, सब यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर एक एक करके वन बाय वन सारी चीजों को पढ़ते जाएं, इसमें समझते जाएं, और कोशिश करो कि हर चीज जो है ना वो आप लिखते जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, हम इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं, हमारे पास पढ़ने के लिए इतना सब कुछ है, तो हमारा ना कंटेंट बहुत ज्यादा है अपने पास, समझ रहे, कंटेंट बहुत ही ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट को आप लोग लिखते जाओ, क्योंकि कंटेंट लिखोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा इससे। ठीक है, तो मैं वही बोलूंगी आप लोगों को कि जब भी आप जैसा भी नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स आप लिखो, हर चीज लिखो, लिख करके उसकी रिवीजन कीजिए। ठीक है, और सारी सारी चीजें जब लिखोगे ना तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप लोगों के लिए मेरे पास एक यही सजेशन है हर स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अभी रिसेंट अब आपका एग्जाम भी जो है यहाँ पर आने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना सारा रिवीजन करो, सारे करंट अफेयर, और आपका जो भी कोई भी क्वेरी होती है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटी का टॉपिक है, कोई हिस्ट्री का टॉपिक है, या कुछ भी ऐसा टॉपिक है, कोई क्वेरी होती है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन पे उसको लिखिए, और पूरा इन्फॉर्म आप कर सकते हैं कि ये वाला टॉपिक है, हमें ये दोबारा बता दीजिए, या ये कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे बिल्कुल बता सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क। ये चैनल ही हमारा इस चीज के लिए है, जो पूरा आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करे, बताए सारी चीजें। तो आप यहाँ पर पूरी पूरी चीजें हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग यहाँ पर कंप्लीट कीजिए, लर्न कीजिए सारी चीजें, और अपना एग्जाम जो आ रहा है उससे पहले इकोनॉमिक सर्वे और पूरा जो बजट है, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा अपनी। क्योंकि
यहाँ से इकोनॉमिक सर्वे बजट से डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड सम क्वेश्चंस इन एग्जाम। तो उससे क्वेश्चन आएंगे, उससे कुछ ना कुछ सवाल बनते हैं, तो उसको भी पढ़ लेना। प्लस जो हमेशा मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आती हूँ ये वाले, इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ना। क्योंकि इन क्वेश्चन से आपको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो कहीं से भी पूछ लिया जाता है, मैं क्वेश्चन भी करंट अफेयर से ही लाती हूँ, है ना। तो क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर से ही आएगा। तो उससे क्या होगा ना कि क्वेश्चन भी आप यहाँ पर उसी से ही पूछोगे। ठीक है, तो आपका ना इस साथ साथ ना रिवीजन भी होता जाता है। ठीक है, तो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट सबके लिए कि आप अपना ये पूरा का पूरा क्लास का पूरी पूरी चीजें अपनी कंप्लीट करके जाना। बाकी वही है, आपके लिए बजट का यहाँ पर स्कीम्स का एक अलग से वीडियो जो है वो बनाया हुआ है। तो मैं यही बोलूंगी हर एक को कि बजट की सारी सारी स्कीम्स जो हैं आपकी, उनको लर्न करके जाइएगा। स्कीम्स को मत छोड़िएगा, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे स्कीम्स की भी अलग से वीडियो मिल जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और आप यहाँ पर भी जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं वो भी कर लो। ठीक है, मेन चैनल पे भी सारी चीजें लिस्टेड हो रही हैं पॉलिटी की। मैंने पॉलिटी की पापा वीडियो जो है वो यहाँ पर बनाई है, आप उसको भी देख करके अपने पॉलिटी के रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। ऐसे ही पढ़ते रहिए और डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं।